आहड़ की सभ्यता पढ़ रहे थे ना कल हम लोग। आहड़ की सभ्यता, धुलकोट इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। अघाटपुर इसका अन्य नाम है। ताम्रवती नगरी के नाम से फेमस है और बनास संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। ताम्र वस्तुओं के निर्माण की भट्टियां मिली है, इसलिए इसका नाम ताम्रवती नगरी पड़ा था। कौन सी सभ्यता का नाम? आहड़ की सभ्यता का नाम। अलग अलग ताम्र वस्तुओं की, तांबे की बहुत सारी वस्तुएं, जब सारा काम ही तांबे में होता था तो जो भी वस्तुएं थी वो सब किसकी बनी हुई मिलेगी? तांबे की बनी हुई मिलेगी। ये सारी ताम्र वस्तुएं मिले, ये बाट और पैमाने मिले हैं, ये वहीं से मिले हुए आहड़ संग्रहालय में रखे हुए। ये उस जमाने के बाट और पैमाने ऐसे होते थे, है ना। आहड़ से वो मेल उतारने के मिट्टी के नहीं बने होते। बुजुर्ग लोग बोले कि पीठ पे लगा दे मेल उतार ले, वो मेल उतारने की भट्टियां भी मिली यहाँ से। यही बताएंगे आप। ये मिट्टी के गोरे और कोट मिले हैं। ये गोल जो होते हैं ये गोरे कहलाते हैं, धान भरने के काम आते हैं। आजकल भी गोल गोल कोठियां हमारे ग्रामीण अंचल में किसानों के यहाँ खूब बनती है। ये गोरे और कोट यानी कि कृषि उन्नत अवस्था में थी। सर्वाधिक चावल की खेती की जाती थी। बनास बेडज का संगम था वहां पर, यानी दोनों नदियों का क्षेत्र था, तो कोई ज्यादा धातु की मुद्राएं मिली है। इनमें से एक जो है ना, एक तो त्रिशूल है, एक तरफ अपोलो है यूनानी देवता। तो यूनानी सभ्यता से इसका संपर्क और वहां से विदेशी व्यापार का प्रतीक है। तो ये लकड़ी के छापे मिले हैं जो रंगाई छपाई का केंद्र होने का प्रतीक है। कौन सी सभ्यता में? आहड़ की सभ्यता। यहां तक आ गए थे कल हम, कल यहां तक आ गए थे ना हम। आहड़ की सभ्यता से लकड़ी के छापे मिले हैं जो इस सभ्यता में रंगाई छपाई का केंद्र होने का प्रतीक है। अभी भी जयपुर और उदयपुर में लाल रंग की ओढ़नियों पर गोंद मिश्रित मिट्टी की परत चढ़ाकर उस पर लकड़ी के छापों से सोने और चांदी के तबक की छपाई की जाती है। सोने और चांदी के तबक की छपाई की जाती है। तबक, है ना। ये आपने काजू कतली खाई है कभी? उसके ऊपर वर्क होता है ना, तो वो तबक कहलाता है। सोने चांदी के तबक की छपाई की जाती, जिसे रेवड़ी की कला कहते हैं। उस कालखंड से चली आ रही है। तो राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल से लकड़ी के छापे मिले हैं? सभ्यता के किस स्थल से लकड़ी के छापे मिले हैं? आहड़ से मिले हैं हमें। आहड़ की सभ्यता। ये जो आहड़ की सभ्यता है ना, यहां से मिट्टी के बने सांड मिले हैं। सांड जानते हो? बेल, मिट्टी के बने सांड मिले हैं जिन्हें बनासियन बुल कहा जाता है। मिट्टी के बने जो सांड मिले उन्हें क्या कहा जाता है? बनासियन बुल। कौन सी सभ्यता से मिले हैं? आहड़ की सभ्यता। तो देखो आप, आहड़ से उत्खनन में मिट्टी के बने सांड मिले हैं। आहड़ से उत्खनन में मिट्टी के बने सांड मिले हैं। मिट्टी के बने सांड मिले हैं जिन्हें बनासियन बुल कहा जाता है। जिन्हें बनासियन बुल कहा जाता है। बनासियन बुल कहा जाता है। देखो आप, आहड़ से उत्खनन में आटा पीसने की चक्की यानी घट्टी मिली है। आहड़ से उत्खनन में आटा पीसने की घट्टी मिली है। अब यहां पर एक बात देखो आप, एक है सभ्यता हमारी कालीबंगा की। कालीबंगा की सभ्यता है।
अब ये जो कालीबंगा की सभ्यता है, यहाँ से कालीबंगा की सभ्यता से लाल मृद भांड मिले। कालीबंगा की सभ्यता से कैसे मृद भांड मिले हैं? लाल मृद भांड मिले। अब ये जो अपना आहड़ है, जो आहड़ की सभ्यता है, इस आहड़ की सभ्यता से, इस आहड़ की सभ्यता से ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो आहड़ की सभ्यता से यहाँ से लाल काले मृद भांड मिले। अब ये दोनों ही प्रकार के मृद भांड जो है ना, ये चित्रित मृद भांड है। चित्रित मृद भांड है। ये जो मृद भांड मिले हैं, अब इसमें रहा क्या देखो आप। ये माना कि कोई एक बर्तन है, मान लिया है दूसरा बनाओ। दूसरा बना देता हूँ, मेरे क्या जा रहा है? बड़ा बना देता हूँ ना, तो क्या हो गया उसमें? ये देखो आप, एक बर्तन है माना। अब इस बर्तन में क्या किया, ये चारों तरफ इसके ईंधन लगा दिया। ये ईंधन ही ईंधन भर दिया। लकड़ी कोयला जो भी हो ना, वो ईंधन भर दिया। और इस बर्तन के अंदर क्या किया, ये मिट्टी भर दी। अंदर की तरफ मिट्टी भर दी पूरी। अंदर पूरा मिट्टी से भर दिया और बाहर की तरफ ईंधन भर दिया। फिर क्या किया, इस ईंधन में आग लगा दी। ये आग लगी। आग लगी तो क्या हुआ कि ये बर्तन इस आग से पककर लाल हो गया। तो बाहर की तरफ से तो पककर एकदम लाल हो गया। अब अंदर की तरफ मिट्टी भरी हुई थी, तो ऑक्सीजन नहीं मिली। अंदर से पक तो गया, लेकिन वो काला रह गया। तो ये कौन से मृद भांड बने? ऊपर से लाल और अंदर से काले। लाल काले मृद भांड। लाल काले मृद भांड बने, यानी बाहर से तो लाल, अंदर से काले मृद भांड बने। अब ये जो लाल मृद भांड है, इन्हें क्या किया गया, अब इन्हें ये कहा जाता धूसर चित्रित मृद भांड। अब क्या किया, इनके ऊपर धूसर यानी हल्का जो मटमैला कलर होता ना, उसका रंग चढ़ाया गया और उस पर चित्र बना दिए। रेखा चित्र बना दिए, पशु पक्षियों के चित्र बना दिए। तो धूसर चित्रित मृद भांड, इसे कहते हैं उल्टी तिपाई। तिपाई पद्धति। ये जो जिस प्रकार से ये पकाया गया ना, एक ही भाग पकाया गया है इसका। उल्टी तिपाई पद्धति के मृद भांड कौन सी सभ्यता से मिले हैं? आहड़ की सभ्यता से मिले। तो लिखो आप, आहड़ की सभ्यता से, आहड़ की सभ्यता से लाल काले, लाल काले मृद भांड, लाल काले मृद भांड
एवं धूसर चित्रित मृद भांड मिले हैं। एवं धूसर चित्रित मृद भांड मिले हैं। लाल काले मृद भांड एवं धूसर चित्रित मृद भांड मिले हैं जो उल्टी तिपाई पद्धति से पकाए जाते थे। जो उल्टी तिपाई पद्धति से पकाए जाते थे। उल्टी तिपाई पद्धति से पकाए जाते थे। कौन सी सभ्यता में मिले हैं ये? देखो आप, आहड़ सभ्यता से, आहड़ की सभ्यता से बिना हत्थे वाले बिना हत्थे वाले जल पात्र मिले हैं। बिना हत्थे वाले जल पात्र मिले हैं। हत्थे नहीं थे इनके। आजकल आप कुल्हड़ देखते हो, कुल्हड़, कुल्हड़ के भी हत्थे नहीं होते ना, हाथ में लेकर पिए। तो बिना हत्थे वाले जल पात्र सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? आटा पीसने की चक्की कहां से मिली है? लाल काले चित्रित मर्द भांड कहां से मिले हैं? लकड़ी का छापा कहां से मिला है? आहड़ से मिला है। देखो आप, आहड़ से उत्खनन में, आहड़ से उत्खनन में 3 प्रकार के समाधान मिले हैं। आहड़ से उत्खनन में 3 प्रकार के समाधान मिले हैं। आहड़ से उत्खनन में 3 प्रकार के समाधान मिले हैं। समाधान, शवों को गाड़ने का समाधान मिले, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित पूर्ण समाधान की पद्धति में, सर्वाधिक प्रचलित पूर्ण समाधान की पद्धति में, सर्वाधिक प्रचलित पूर्ण समाधान की पद्धति में मृतकों को मृतकों को उनके कपड़े एवं आभूषणों के साथ, मृतकों को उनके कपड़े एवं आभूषणों के साथ, मृतकों को उनके कपड़े एवं आभूषणों के साथ गाड़ने के प्रमाण मिले हैं। मृतकों को उनके कपड़े एवं आभूषणों के साथ गाड़ने के प्रमाण मिले हैं। कपड़े एवं आभूषणों के साथ गाड़ने के प्रमाण मिले हैं। कौन सी सभ्यता में ऐसा मिला है? मृतकों को उनके कपड़े और आभूषणों के साथ गाड़ा जाता है। ये पूर्ण समाधान पद्धति है। अब आहड़ की एक और बात रही है। जो आहड़ की सभ्यता है, यहाँ पर घर होते थे। माना कि ये घर है, जाहिर है घर के चारों तरफ ये आंगन होता था। अब यहाँ पर क्या है कि ये सारा घर का गंदा पानी, साफ सफाई का पानी, बारिश का पानी, ये पर्टिकुलर किसी एक जगह घर के किसी आंगन के कोने में एक कुई बना ली जाती थी, कुएं जैसी, यानी एक खड्डा बना दिया जाता। और वहां क्या किया जाता था, ये माना कि कोई चक्र है, उसके साथ क्या है, अब ये क्या है कि अब ये चक्र चलता था,
है ना, इसे कहते हैं चक्रकूप। अब क्या ये चलता था, अब क्या ये यहाँ आया तो यहाँ क्या है कि पानी है सारा, ये पानी भरा हुआ गंदा पानी जैसा ही पानी है, ये पानी भरा हुआ। अब यहाँ पर चक्र लगा हुआ, अब क्या किया कि ये चक्र यहाँ से चला तो ये जो बर्तन है पानी के, ये इसमें भरते जा रहे जो इस चक्र के साथ लगे हुए। चक्र चलता चलता यहाँ आया तो ये पानी यहाँ गिरा दिया और यहाँ ये पानी घर से बाहर हो गया। तो घर के गंदे पानी को जो है चक्रकूप पद्धति से बाहर निकाला जाता था। खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन सी सभ्यता में ऐसा होता था, आहड़ की सभ्यता। तो देखो आप, आहड़ की सभ्यता में, आहड़ की सभ्यता में पानी को बाहर निकालने के लिए, आहड़ की सभ्यता में पानी को बाहर निकालने के लिए चक्रकूप पद्धति का प्रयोग किया जाता था। चक्रकूप पद्धति का प्रयोग किया जाता था। चक्रकूप पद्धति का प्रयोग किया जाता था। कौन सी सभ्यता में ऐसा होता था, आहड़ की सभ्यता, चक्रकूप पद्धति का प्रयोग होता था। देखो आप, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता के अंतिम चरण में, आहड़ सभ्यता के अंतिम चरण में लौह संस्कृति का, आहड़ सभ्यता के अंतिम चरण में लौह संस्कृति का प्रवेश हो गया। आहड़ सभ्यता के अंतिम चरण में लौह संस्कृति का प्रवेश हो गया। आहड़ सभ्यता के अंतिम चरण में लौह संस्कृति का प्रवेश हो गया। आहड़ सभ्यता के अंतिम चरण में किसका प्रवेश हो गया था, लौह संस्कृति का प्रवेश हो गया। यानी कि लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। किस सभ्यता के निवासी लोहे से अपरिचित थे, किस सभ्यता के निवासी लोहे से अपरिचित थे, किस सभ्यता के अंतिम चरण में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, आहड़ सभ्यता। कौन कहते हैं ये, देखो आप, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। यह आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल था। किसके अनुसार था, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। तो राजस्थान की कांस्य युगीन सभ्यता कौन, ताम्रवती नगरी कौन, नगरी सभ्यता कौन, ग्रामीण कौन, अमलानंद घोष ने किसकी खोज की, अक्षय कीर्ति व्यास ने, लाल और थापड़ ने किसका उत्खनन किया, हंसमुख सांकलिया ने। हल से जुते खेत कहां से मिले, ताम्र भट्टियां कहां से मिली, हवन कुंड कहां से मिले,
धातु की मुद्राएं कहां से मिली, जले हुए चावल कहां से मिले, मिट्टी के गोरे और कोट कहां से मिले, किस सभ्यता में आटा पीसने की चक्की मिली है, किस सभ्यता में पंख फैलाया हुआ बगुला मिला है, कालीबंगा की सभ्यता में। तो नगरी सभ्यता कौन थी, ग्रामीण सभ्यता कौन थी, लकड़ी के छापे कहां से मिले हैं, और लकड़ी की नालियां कहां से मिली है, कालीबंगा से। लकड़ी की नालियां कहां से मिली है, लकड़ी के छापे कहां से मिले हैं, आहड़ से मिले। लिखो आप नेक्स्ट, बैराट की सभ्यता। बैराट की सभ्यता। बैराट अब कहाँ आ गया जी, कोटपुतली में आ गया ना, कोटपुतली बैरोड में है बैराट तो। बैराट कहाँ है वर्तमान में, कोटपुतली बैरोड में है। और ये जो है बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुआ, इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी बैराट की सभ्यता, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना है कभी अर्जुन, नाम नहीं सुना कि अर्जुन युधिष्ठिर का भाई था या भीम का। पांडव बढ़िया लोग थे, अच्छे लोग थे, सीधे साधे थे, सज्जन थे, पढ़ लिख कर जो है वो अच्छे इंसान बनना चाहते थे। माता कुंती ने संस्कार भी बहुत गजब के दिए थे, फिर भी नियति का विधान बड़ा खतरनाक है। सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी उन्होंने जुआ खेला। किन्होंने खेला, जुए में सब कुछ हारे, साथ में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी हार गए। अज्ञातवास में पांडवों ने अपनी पहचान छिपानी चाहिए, तो सभी पांडव भेष बदलकर बैराट आ गए, है ना। बैराट का मतलब विराट नगर। कहां पर आ गए है, विराट नगर आ गए। बाकी के पांडवों ने क्या भेष बदला, लेना देना नहीं, अपना तो नाम अर्जुन का आया। तो अर्जुन ने यहां पर वृहन लीला का रोल किया, नाच गान सिखाने वाली का अभिनय किया। वो विराट नगर की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाया करता था, और धीरे 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 वक्त गुजर रहा था। लगभग अज्ञातवास का समय समाप्त हो ही गया था या होने ही वाला था कि कौरवों ने विराट नगर की गायों का अपहरण कर लिया। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा गोधन अपहरण था। इस धरती पर ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाकाव्य काल में सर्वाधिक युद्ध गायों के लिए लड़े गए। तो विराट नगर का राजकुमार उत्तर कुमार अपनी सेना लेकर गायों को छुड़ाने के लिए कौरवों के पीछे गया, तो अर्जुन यानी वृहन लीला उसका सारथी बना। सारथी जानते हो आप, सारथी रथ को चलाने वाला सारथी बना। जब राजकुमार उत्तर कुमार कौरव महारथियों के सामने पहुंचा तो उन्हें देखकर वो डर गया और कहा उत्तर कुमार से कि वो उत्तर कुमार ने कहा वृहन लीला यानी अर्जुन से कि तू तो रथ को पलट, विराट नगर चलते हैं, जहान है तो जहान है, बाकी सारी दुनिया वीरान है, गायों का क्या है और खरीद लेंगे। बताओ सही कहा या गलत कहा, गलत ही कहा है, सही हो ही नहीं सकता ना, कैसे सही होगा। तो वृहन लीला यानी अर्जुन ने कहा उत्तर कुमार से कि इन कौरवों से डरने की जरूरत नहीं है,
रुको अभी मैं मजा चखा देता हूं इनको। उत्तर कुमार ने कहा, अरे वारी, तेरे पैरों में पायल की झनकार, तेरे हाथों में चूड़ियों की खनक, मुझ जैसा महारथी इनसे डर गया। बोले तू कहा इनको मजा चखाएगी। अर्जुन ने कहा रुको अभी मैं आता हूं। अर्जुन गया, पास ही समी वृक्ष था। खेजड़ी का प्राचीन नाम क्या है? अर्जुन ने उनमें अपने अस्त्र शस्त्र और वस्त्र छिपा रखे थे, अपने मूल वस्त्रों को धारण किया, अपना धनुष गांडी उठाया और बाणों से भरे हुए तरकस को उठाने लगा तो सभी बाण सांप बन गए। तो अर्जुन ने कहा, यार साल भर बाद तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, सांप कैसे बन गए? बोले नहीं, तूने नाच गान का काम किया है, क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन किया है, पहले अपने आप को पवित्र कर तो हमें हाथ लगा सकता है। अर्जुन ने कहा, रेगिस्तान में खड़ा हूं, पानी है नहीं, कैसे पवित्र हूं? बोले ये तेरी टेंशन। तो अर्जुन ने उन सांप बने हुए बाणों से विनती की कि ठीक है, तुम में से एक फिर से बाण बन जाओ, अभी मैं पानी का अरेंजमेंट कर देता हूं। सांपों ने विनती सुनी, एक बाण फिर से सांप बन गया, एक सांप फिर से बाण बन गया। अर्जुन ने उस बाण को अपने धनुष गांडी पर चढ़ाया और धरती में चलाया। तो बाण तो गया धरती में और धरती से निकली एक जलधारा जो किस नाम से पुकारी गई? और अर्जुन के बाण से निकली इसलिए नाम क्या पड़ा? अर्जुन की गंगा नाम। कौन सी सभ्यता विकसित हुई? बैराट की सभ्यता। ये जो बैराट का वास्तविक नाम है विराट नगर, ये प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन? मत्स्य जनपद की राजधानी कौन? विराटनगर, यानी बैराट इसकी राजधानी रही। इस सभ्यता की जो खोज हुई है वो हुई है भीम जी की डुंगरी, भीम जी की डुंगरी, महादेव जी की डुंगरी और बिजक की पहाड़ियों से। बिजक की पहाड़ियों से कौन सी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं? कहां कहां से मिले हैं? महादेव जी की डुंगरी और बिजक की पहाड़ियों से इसके साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता की खोज एवं उत्खनन का कार्य जो है, खोज एवं उत्खनन का कार्य वो किया गया था 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा। यह दयाराम साहनी वही रहे जिनके नेतृत्व में हड़प्पा का भी उत्खनन हुआ था। बड़ी वैभवशाली सभ्यता ये मिली है। जब आजादी के पश्चात भारत में अधिकांश सभ्यता के स्थल पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गए तो महान इतिहासकार ने कहा भी, मजूमदार ने, कि जो कुछ हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को खोया पाकिस्तान के अलग होने से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चौंदड़ो को में जो भी कुछ हमने खोया है वो सब हमने बैराट में प्राप्त कर लिया है। इतनी वैभवशाली सभ्यता की खोज कब हुई थी? किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। तो लिखो आप, बैराट की सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिले में बाणगंगा नदी के तट पर विकसित हुई, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। लिखो आप, बैराट प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बैराट प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी, जहां महाभारत काल में, जहां महाभारत काल में जहां महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। जहां महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया। पांडवों के द्वारा अपना अज्ञातवास कहां व्यतीत किया गया?
पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ व्यतीत किया था? बैराट में व्यतीत किया था। लिखो आप, बैराट की सभ्यता के साक्ष्य, बैराट की सभ्यता के साक्ष्य भीम जी की डुंगरी, बैराट की सभ्यता के साक्ष्य भीम जी की डुंगरी, महादेव जी की डुंगरी, भीम जी की डुंगरी, महादेव जी की डुंगरी, भीम जी की डुंगरी, महादेव जी की डुंगरी एवं बिजक की पहाड़ियों से मिले हैं, एवं बिजक की पहाड़ियों से मिले हैं। भीम जी की डुंगरी, महादेव जी की डुंगरी और बिजक की पहाड़ियों से कौन सी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं? देखो आप, बैराट की खोज एवं उत्खनन का कार्य, बैराट की खोज एवं उत्खनन का कार्य बैराट की खोज एवं उत्खनन का कार्य 1937 में, बैराट की खोज एवं उत्खनन का कार्य 1937 में 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर कब किया गया था? 1937 में किया गया था। लिखो आप, बैराट, बैराट के बारे में देखो आप, बैराट का प्रारंभ में, बैराट का प्रारंभ में कैप्टन बर्ट के द्वारा, कैप्टन बर्ट के द्वारा, इसको जो है ना 36-37 करना, 1936-37, कैप्टन बर्ट के द्वारा 1936 में भीम जी की डुंगरी से, भीम जी की डुंगरी से मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक के मौर्य सम्राट अशोक के भ्राभ्रू शिलालेख की, भाब्रू शिलालेख की भीम जी की डुंगरी से मौर्य सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज के संदर्भ में चला था। मौर्य सम्राट अशोक की भाब्रू शिलालेख की खोज के संदर्भ में चला था। मौर्य सम्राट अशोक की भाब्रू शिलालेख के खोज के संदर्भ में चला था। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा यहां से जो है खोज की गई थी। अब मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं। ये जो बैराट की सभ्यता, ढंग से समझो, कौन सभ्यता को पढ़ रहे हैं? बैराट की सभ्यता। कहां पर है ये? कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड में है ना ये है। अब ये जो बैराट है, इस बैराट से, कोटपुतली बहरोड में है,
पहले यहाँ सभ्यता की जानकारी नहीं थी। 1936 में कैप्टन बर्ट आया यहाँ पर, उसको पता था कि ये कोई प्राचीन स्थल है। अब यहाँ पर सम्राट अशोक का चुनार के पत्थर पर बन लिखा हुआ है, चुनार के पत्थर का। अभी आगे पढ़ेंगे अपन पूरा, अभी तो संदर्भ में लिख रहे चुनार के पत्थर का भाब्रू शिलालेख मिला, भाब्रू शिलालेख मिला सबसे पहले यहाँ। उस समय ये नहीं पता था कि यहाँ प्राचीन सभ्यता होगी, वो तो सम्राट अशोक का शिलालेख मिल गया। उसकी जानकारी जब पुरातत्व विभाग को दी गई, तब पुरातत्व विभाग के दयाराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन किया, तो सभ्यता की खोज हुई और उन्होंने साथ के साथ उसका उत्खनन भी कर लिया। बाद में कैलाश नाथ दीक्षित और इन लोगों ने भी किया, लेकिन मुख्य उत्खनन करता दयाराम साहनी, वही नाम हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। तो बाकी की सभ्यताओं में क्या डायरेक्ट सभ्यता की खोज हुई, यहां पर पहले सम्राट अशोक का शिलालेख खोजा गया और उसके संदर्भ में जो क्रम से आगे की खुदाई हुई तो सभ्यता का पता चला। तो बैराट की सभ्यता का पता किससे चलता है? प्रथम ज्ञान किससे हुआ? और भाब्रू शिलालेख किसने खोजा और कब खोजा? देखो आप, बैराट की सभ्यता, बैराट की सभ्यता से मौर्य सम्राट अशोक के काल के मौर्य सम्राट अशोक के काल के बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमाण मिले हैं। मौर्य सम्राट अशोक के काल के बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमाण मिले हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमाण मिले हैं। अब देखो आप, ये जो बैराट है, इस बैराट से हमें बौद्ध धर्म के प्रमाणों के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण बात पता चली, वो चली यहां से मिला है। सबसे मेन बात है, यहां से एक बौद्ध मठ मिला है, बौद्ध मठ मिला है। और पता है, गौतम बुद्ध के द्वारा गौतम बुद्ध के द्वारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित बौद्ध धर्म में 4 प्रकार के स्मारक पाए जाते हैं, जो गौतम बुद्ध की अस्थियों पर बने हुए स्तूप कहलाते हैं। जहां बौद्ध धर्म की शिक्षा और दीक्षा दी जाती है, वो मठ कहलाते हैं। जहां बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां रहती है, वो विहार कहलाते हैं। और बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को क्या कहा जाता है? बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां रहती है, उसे विहार कहते हैं। जहां बौद्ध शिक्षा और दीक्षा दी जाए, मठ कहलाते हैं। और गौतम बुद्ध की अस्थियों पर जो बने स्तूप कहलाते हैं। गौतम बुद्ध की अस्थियों पर जो बने वो क्या कहलाते हैं? हमारे यहां से क्या मिला है, यानी कि ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। तो राजस्थान में कांस्य युगीन सभ्यता कौन? कांस्य युगीन सभ्यता कौन? ताम्रवती नगरी कौन? और बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र कौन? लिखो आप, बैराट से उत्खनन में, बैराट से उत्खनन में बौद्ध मठ के साक्ष्य मिले हैं। बैराट से उत्खनन में बौद्ध मठ के साक्ष्य मिले हैं। बैराट से उत्खनन में बौद्ध मठ के साक्ष्य मिले हैं। बौद्ध मठ के साक्ष्य मिले हैं, जो इस सभ्यता में, जो इस सभ्यता में बौद्ध धर्म की, जो इस सभ्यता में बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र होने का प्रतीक है। जो इस सभ्यता में बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र होने का प्रतीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र होने का प्रतीक है।
राजस्थान में बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र कौन सी सभ्यता? बैराट। किस जनपद की राजधानी? प्रारंभ में खोज किसकी हुई थी? भाब्रू शिलालेख की प्रारंभ में खोज किसकी हुई थी? किसने की थी? कैप्टन बर्ड के द्वारा। फिर बैराट की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। अभी अपन वो सारे शिलालेख नहीं पढ़े हैं अभी। शिलालेख तो पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। भाब्रू शिलालेख क्या है ना, कौन सी भाषा है, कौन सी लिपि है, किस कालखंड में उत्तीर्ण हुआ, बौद्ध धर्म के प्रति सम्राट अशोक की निष्ठा का पता कैसे चलता है। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये तीनों केवल इसी पे मिले हैं भाब्रू शिलालेख से। तो बैराट की सभ्यता और उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी जो हम यहां से आगे कल पढ़ेंगे।